अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पूरे का पूरा वन शॉट वीडियो करने जा रहे हैं और ये इंग्लिश मीडियम भी होगा, उर्दू मीडियम भी होगा। बेटा अगर आपको ये चैप्टर पहले भी आता है तो इस वीडियो को आप ज़रूर सुन लें, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, मार्क करवाया है। ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पेयरिंग स्कीम में चैप्टर 1 से लॉन्ग इंक्लूड है। बेटा टोटल आपने 4 लॉन्ग करने हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 4 लॉन्ग आपने करने हैं, लॉन्ग भी आपके हो जाएंगे और मैंने उनको एडजस्ट ऐसे किया है कि वो शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी। मसलन इस टॉपिक से ये 4 शॉर्ट है तो मैंने ये मार्क करवाई हैं चीज़ें। तो ये 4 लॉन्ग हैं, आपने ये 4 लॉन्ग करने हैं। 4 लॉन्ग हमारे, एक ब्रांचेस वाला लॉन्ग इसमें आता है, वो मैं मार्क करवाऊंगा। दूसरा आपका लॉन्ग इसमें जो है ये डिफरेंस वाला आ सकता है कि कंपाउंड और एलिमेंट का डिफरेंस। और ये बेटा वो लॉन्ग बता रहा हूँ जो बोर्ड के पेपर में आते रहे हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन वाला है। और चौथा और आखिरी हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो ये 4 लॉन्ग हैं और ओवरऑल चैप्टर है। तो चारों यानी ये जो शुरू में हमारी ब्रांच है, ये भी बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आई हुई है, यानी 4 ब्रांच को एक्सप्लेन करें। जो 3 मैंने बताए ये भी आए हुए हैं। बेटा वीडियो पूरी एक बार देख लें, 1 घंटे की भी वीडियो पूरी नहीं है। तो आप इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे और आसान चैप्टर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, हम ये 4 लॉन्ग हैं, एक तरतीब से नहीं करेंगे, बल्कि मैंने इम्पोर्टेंस और आसानी और मुश्किल के लिहाज से अलग अलग तरतीब से किए हैं, लेकिन चारों किए हैं। तो आप ये वीडियो करोगे तो आपके चारों हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, अगेन कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कोई तुक्के से नहीं कह रहा बेटा। जो आपको पता है पुरानी बुक में जो टॉपिक थे, ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, ये भी पुरानी बुक में था और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया करता था। और ये 4 क्वेश्चन बेटा मैंने इसके बाकायदा तौर पे लिख दिए हैं। ये वही वर्डिंग है जो बोर्ड के पेपर में यूज होती थी। मसलन हम अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम 4 सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे होता है, उसको बनाया कैसे जाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है, उसको बनाया कैसे जाता है। डिफरेंट सोल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन पार्टिकल्स, सॉल्व इट। एग्जाम्पल दें। वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज फार ग्रेटर देन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये चारों क्वेश्चन क्या हैं वो भी हम साथ साथ देखेंगे। हम एक एक करके करेंगे, सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और वो बनाया कैसे जाता है। अच्छा बेटा, हम इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। अब सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और उसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। अब ये अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आपको ये जितनी हाईलाइटेड चीज़ है उतना करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको मुकम्मल ही करो, लिखो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, आपकी एग्जाम्पल भी हो जाएंगी। तो इसको आप पूरा ही करो। बहरहाल मैंने आपको बता दिया, ज़्यादातर बोर्ड में इस तरह भी क्वेश्चन आया था कि हाउ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है। आगे ये भी लिख दो डेफिनेशन, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत आसान। अब मसल करना क्या है, आपने पानी, एक बीकर लेना है, वो जो गिलास आप कह लें कि उसमें 100 ग्राम पानी लेना है। 100 ग्राम पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, यानी 5 ग्राम चीनी डाल दो, उसको हिला दो। हिलाएंगे वो उसमें चीनी मिक्स हो जाएगी। चीनी जब पानी में हल हो जाए, आप क्या करो, उसमें 1 चम्मच और डाल दो, यानी 5 ग्राम चीनी डालकर और हिला दो, तो वो चीनी भी हल हो जाएगी। अब देखें, ये एक ऐसा सोल्यूशन बन रहा है जो जिसमें अभी जो सल्यूट की मिकदार है, यानी चीनी की मिकदार है, और हल हो सकती है। सल्यूट की मजीद मिकदार हल हो रही है। तो ऐसे सोल्यूशन को, यानी सोल्यूशन की ये जो स्टेज है, इसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। मैं इसको सिंपल रखता हूँ। पानी में आपने शुगर डाला और उसको मिक्स किया, तो वो सोल्यूशन बन गया। अब उसमें अगर आप 1 और चम्मच डालेंगे तो मिक्स हो जाएगी, आप कहेंगे जी हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि ये जो इस वक्त सोल्यूशन बना हुआ है ना, इसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड पढ़ के आपको अनसैचुरेटेड और क्लियर हो जाएगा। आपने 2 चम्मच डाल दिए इसमें, अभी तक 2 डाली है ना। 100 ग्राम पानी लिया, 5 ग्राम डाली, फिर 5 ग्राम डाली। आप क्या करते जाएं, चीनी और डालें और फिर हिलाएं, मिक्स हो जाएगी। जैसे जैसे आप चीनी की मिकदार को, शुगर की मिकदार को बढ़ाते जाएंगे ना, यानी आप 1 चम्मच डालते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं, तो वो सोल्यूशन और गाढ़ा होता जाएगा और पानी में हल होना में देर लेगा, मुश्किल से हल होगा। और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा मरला आएगा कि चीनी मजीद हल ही नहीं होगी। तो और क्या होगा कि वो नीचे जाके तय में बैठना शुरू हो जाएगी।
अब जो स्टेज है इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है पूर्वाश, रजा हुआ सॉल्यूशन। मतलब ये जो सॉल्यूशन की स्टेज है कि अब मजीद चीनी उसमें हल ही नहीं हो रही। आप इसकी एग्जांपल ले लें, ये जो जलेबी वाला शीरा होता है, आप इसमें चीनी डालेंगे हल होगी? कभी भी नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये ऐसी स्टेज है सॉल्यूशन की जो रजा हुआ है सोल्यूट से, उसमें मजीद शुगर ऐड करो वो ऐड नहीं होगी, हल नहीं होगी, तो इसको हम सैचुरेटेड। तो अगर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का डिफरेंस आए तो सैचुरेटेड क्या है? जिसमें मजीद हल हो जाए, यानी एक ऐसा गिलास है पानी का 100 ग्राम, उसमें आपने 1 चम्मच डाली, अब सोल्यूशन बन गया। अगर और डालेंगे हल हो जाएगी? जी हो जाएगी। तो इस वक्त जो ये सोल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें इतनी ज़्यादा चीनी हल करते जाएं कि मजीद हल ना हो, तो ये अनसैचुरेटेड, ठीक है जी। फिर इसके बाद बेटा क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये मतलब क्योंकि आपको लॉन्ग में लिखना है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि सोलबिलिटी क्या होती है। अब देखें, 100 ग्राम पानी लें, मसलन मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम इसकी बात करते हैं। एक ख़ास मिसाल, चीनी और नमक की सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं तो हमें पता चलता है। ये बात मैं बाद में करता हूँ, पहले अब एग्जांपल सुने। आप 100 ग्राम पानी लें और उसमें 5 ग्राम नमक डालें, हल हो जाएगा। फिर 5 और डाल दें, हल हो जाएगा। जब आप 36 ग्राम नमक डाल चुके हों तो मज़ीद उसमें पानी नमक हल नहीं होगा। हम कहेंगे, और ये 20 डिग्री टेम्परेचर की बात है, यानी बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 20 डिग्री ख़ास टेम्परेचर पे पानी को रखो 20 डिग्री पे, तो आप 36 ग्राम पानी से ज़्यादा जो है वो उसमें नमक नहीं ऐड कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि नमक की सॉल्युबिलिटी जो है वो 20 डिग्री पे वो कितनी है? 36। इसी तरह अगर आप पानी 100 ग्राम रखें और टेम्परेचर भी 20 रखें तो चीनी कितनी हो जाएगी? 200 ग्राम हल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे अल्फाज में 20 पानी में चीनी की सॉल्युबिलिटी है नमक से कहीं ज़्यादा है। अब मैं इसको ना रिपीट करता हूँ फिर क्वेश्चन को, और फिर आपको ये सारा मामला समझ आ जाएगा, यानी इस पैराग्राफ में पूरी बात क्या हुई है। देखें, अगर आपने पानी रखा हुआ है 100 ग्राम, यानी 1 गिलास कह लें, और उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर कमरे में जाके रख देते हैं, उसमें आप नमक 10 ग्राम ऐड करें हल हो जाएगा, मज़ीद 10 करें हल हो जाएगा। जब आप उसमें 36 ग्राम ऐड कर देंगे तो मज़ीद उसमें हल नहीं होगा। इसका मतलब है नमक की यानी सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 36 ग्राम 20 डिग्री टेम्परेचर पे। उसी जगह पे एक और पानी का गिलास रख दें, आप उसमें चीनी डालें 10 ग्राम हल हो जाएगी, 50 ग्राम और डालें हल हो जाएगी। उसमें आप 203.9 ग्राम तक चीनी हल कर देंगे, हल हो जाएगी, इसके बाद नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पे यानी 20 डिग्री टेम्परेचर एक ही जगह है, पानी भी 100 ग्राम है, यानी एक ही सॉल्वेंट है। नमक कितने ग्राम हल हुआ? 36 ग्राम। जबकि चीनी कितने ग्राम हल हुई? 203.9 ग्राम। इसका मतलब है कि कौन ज़्यादा हल हुआ? आप कहेंगे चीनी ज़्यादा हल हुई। तो सोलबिलिटी किसकी ज़्यादा है? चीनी की ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि जो एक ख़ास दर्जा हरारत पर मुख्तलिफ सोल्यूट की मुख्तलिफ सोलबिलिटी होती है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि डिफरेंट सोल्यूट हैव डिफरेंट सोलबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हर सोल्यूट, यानी आप यूं कह लें कि चीनी की अपनी सोलबिलिटी है, नमक की अपनी सोलबिलिटी, इसको एक्सप्लेन करें। तो आपने यही एक्सप्लेन किया कि जैसा कि नमक सिर्फ 36 ग्राम हल होगा जबकि चीनी 203.9 ग्राम भी हल हो जाएगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर सोल्यूट की अपनी ही सोलबिलिटी होती है। अब ये आपका बोर्ड में एमसीक्यूज भी आ सकता है कि चीनी की कितनी है 20 डिग्री पे 203.9, नमक की कितनी है 36। बेटा क्लियर हो गया हमारा? ये 3 क्वेश्चन हो गए, सैचुरेटेड भी, अनसैचुरेटेड भी और सोलबिलिटी वाला। अब ये आखिरी जो क्वेश्चन है कि वाई द सोलबिलिटी ऑफ टेबल इन फार ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे इन अदर वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको हम बात करते हैं। ये यानी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बताता हूँ फिर आंसर आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन ये आएगा, हमने ऊपर कहा कि नमक तो सिर्फ 36 ग्राम हल होता है और चीनी 203 ग्राम हल हो जाएगी, क्यों? इसकी वजह बताएं। तो वजह हम बताने लगे। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में बन सकता है। मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, कोई ऊपर से नहीं आते, यही एनालिटिकल क्वेश्चन है
कि इसकी वजह यह है कि चीनी के मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के आयन से बड़े होते हैं, इसलिए पानी के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल चीनी के एक मॉलिक्यूल के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। बस इतना सा इसका आप यूँ समझ लें कि हमने आंसर लिखना है। रीज़न क्या है कि चीनी के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, बस, और कोई बात नहीं है इसका। ठीक है, तो शुगर मॉलिक्यूल आर लार्जर देन सॉल्ट, बस ये आंसर है इसका। क्यों ज़्यादा हल होते हैं कि भाई शुगर के जो मॉलिक्यूल है बड़े होते हैं, नमक के छोटे होते हैं। तो चूंकि वो बड़ा, अब देखिए, एक ये मैं कहता हूँ नमक है और ये शुगर का मॉलिक्यूल है, किसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा अटैच होंगे? मैं अटैच करूँ ये 1 2 3 4 5 और इस पे अटैच करूँ तो किस पे ज़्यादा? जिसके मॉलिक्यूल बड़ा होगा। तो शुगर के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी सोलबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बेटा इसमें हमने 4, अच्छा ये जो बेटा आपको ना बोर्ड पे कहते हैं ना कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के टॉपिक से आते हैं ये एनालिटिकल। मसलन एनालिटिकल इसमें क्या है कि क्यों ज़्यादा हल होते हैं, ये एक एनालिसिस बेस है। और इसमें एप्लीकेशन बेस क्या है कि भाई एक शुगर का या नमक का सॉल्यूशन तैयार करें, उसका आंसर यही है कि आप पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, उसको हिला दें, और डालें, हिला दें, तो एक स्टेज आ जाएगी, मजीद हल नहीं होगा तो ये सैचुरेटेड होगा। मतलब ये इस तरह के। तो ये 4 बेटा क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका ये शॉर्ट्स 4 शॉर्ट भी हो गए और ये वाला लॉन्ग भी हो गया। ठीक है जी। सबसे पहली बात है, सिंपल सा एक वर्ड है, सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन कुछ भी सच अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल आर कंप्लीटली होमोनाइज्ड। ये होमोनाइज का मतलब हमने बस समझना है कि सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट के ज़र्रात सॉल्वेंट में पूरी तरह हल होकर यकजा होते हैं, मसलन सोडियम क्लोराइड। अब 2 लफ्ज़ इसमें यूज़ हुए हैं, एक सोल्यूट का और एक सॉल्वेंट का। इनका क्या मतलब है बेटा? आप एक घर में क्या करें, एक पानी लें, गिलास में पानी लिया और उसमें नमक डाल दें, आप नमक उसमें मिक्स कर दें तो ये एक सोल्यूशन बन जाएगा। अब जो ज़्यादा मिकदार में चीज़ है यानी पानी, इसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम मिकदार में मौजूद है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के ज़रात को जब पूरी तरह हल करके हम यकजा कर लेते हैं, होमोनाइज कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? एक सोल्यूशन कहलाता है। और हमने एग्जांपल क्या दे दी? सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो ये एग्जांपल हो गई। ठीक है जी। सोल्यूशन क्या है? एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट यानी नमक और सॉल्वेंट यानी पानी पूरी तरह हल होकर एक जैसे हो जाए, होमोनाइज हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, यकजा हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? सोल्यूशन। ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बेटा, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन बेटा, द सोल्यूट पार्टिकल इन सच सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। एक पहली बात कि उस जो सोल्यूशन होता है, इसकी मैं पहले एग्जांपल दे दूं, आपको बड़ा अच्छा से समझ आएगा। आप घरों में जामे शीरी की बोतल देखी होगी, आप जब उसको देखते हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ होती है, उसमें आपको कोई और चीज़ नज़र भी नहीं आ रही होती, यकजान होती है, यकजा होती है चीज़ें, यूनिफॉर्म होती हैं, होमोनाइज होती हैं, एक जैसी। अब हालांकि जामे शीरी में तो पानी भी होगा, चीनी भी होगा, कलर भी है, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको वो एक जैसी यूनिफॉर्म होती हैं। और उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें वो आम आँख से नज़र नहीं आती, नेक्ड आई से नज़र नहीं आती। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ये जो जामे शीरी की मैंने एग्जांपल दी है, ये ट्रू सोल्यूशन की एग्जांपल है। द सोल्यूट पार्टिकल, जो जामे शीरी में अब जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे, कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, आप उनको आम आँख से नहीं देख सकते। अगर इस सोल्यूशन को फिल्टर किया जाए तो सोल्यूट के ज़रात फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और कोई शय बाकी नहीं बचती। इस किस्म के सोल्यूशन को हकीकी सोल्यूशन कहते हैं। मसलन बेटा अगर आप जामे शीरी की बोतल को गुजारेंगे छलनी में से या पानी में से, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई चीज़ ऊपर बच जाए, नहीं, सारे की सारी गुजर जाएगी वो। ठीक है, यानी जिसमें सोल्यूट यानी जो कम, मिसाल के तौर पे, हाँ चलिए वो आगे हम बात कर लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, आप पानी के अंदर रेत डालें, ये भी एक सोल्यूशन बनेगा, कौन सा वो आगे देखते हैं। लेकिन आप जब उसको छानेंगे फिल्टर पेपर से या छलनी से तो रेत ऊपर रह जाएगी। लेकिन ट्रू सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जब आप उसको फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो सोल्यूट नहीं बचेगी। अब दोबारा हम अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, हकीकी सोल्यूशन क्या होता है? तो हकीकी सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में सोल्यूट के ज़रात दिखाई नहीं देते, हमें जो छोटी चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती। अगर इस सोल्यूशन को फिल्टर किया जाए तो
सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं, ज़रात होते हैं, वो गुजर जाते हैं, और ये ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हकीकी सोल्यूशन। इसके बाद बेटा हमारे पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन द solvent. We can actually see the particle if the solution kept for some time. These particles settle down again. If the suspension is filtered, the particle in it cannot pass through the pores of the filter paper and can collect it as a residue. बाकी चीजें, बाकी बची हुई चीज। अब मैं इसका पूरा मतलब आपको बता देता हूँ। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, इसने चाक इन वाटर की दी है। चाक वो पता नहीं, अब आपने देखे होंगे नहीं, कि हम तो पुराने पढ़ते थे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते थे, लेकिन मैं इसकी सिंपल आपको करता हूँ। आप पानी लें और उसमें रेत डाल दें और उसको मिक्स कर दें, वो पानी मैला मैला हो जाएगा, ये भी एक सोल्यूशन है। लेकिन इस सोल्यूशन में और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है? जो ऊपर वाला था, अब इस पानी में सॉल्वेंट पानी है, और जो सोल्यूट है यानी कम मिकदार वाली चीज़ है वो रेत है। अब ये भी एक बन तो सोल्यूशन गया है, लेकिन ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें जो सॉल्वेंट है, यानी जो एक तो जो सोल्यूट के ज़रात हैं वो सॉल्वेंट में हल नहीं हुए, यानी रेत पानी में सारा हल नहीं होता, थोड़ा बहुत हल हो जाता है। और जो सोल्यूट यानी रेत के ज़रात हैं उनको हम आम आँख से भी देख सक रहे हैं। एक तो डिज़ोल्व नहीं होते, एक बात, दूसरा हम उन पार्टिकल को देख भी सकते हैं आम आँख से, दूसरी बात। और अगर इस सस्पेंशन को, यानी ये जो पानी और रेत का आपने जो सोल्यूशन बनाया है, अगर आप इसको थोड़ी देर रख देंगे तो जो ज़रात हैं रेत के वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब है मुझे 3 बातें सस्पेंशन के बारे में पता चली है। कौन कौन सी? पहली बात ये है, ये देखिए मैं आपको इसमें एग्जांपल भी दे दूं, ये वाली। पहली बात ये है कि जो सस्पेंशन होती है उसमें जो जैसे पानी और रेत की एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमने पानी में रेत डाला, सस्पेंशन के अंदर जो सोल्यूट है उसके सॉल्वेंट में हल नहीं होते, यानी सोल्यूट क्या था? रेत, और सॉल्वेंट क्या था? पानी। तो सोल्यूट के जो ज़रात हैं, यानी पार्टिकल ऑफ रेत जो है, सैंड के पार्टिकल है, वो इसमें हल नहीं होंगे सस्पेंशन में, एक बात। दूसरी बात, हम अब गौर से देखें, हम आम आँख से इसको देख भी सकते हैं, ये जो रेत गदला गदला नजर आ रहा है ये रेत है। दो चीज। तीसरी और आखिरी बात सस्पेंशन की, कि अगर आप इसको देखें थोड़ी देर रख देना, ये असल सोल्यूशन था, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठा और एंड पे बिल्कुल नीचे बैठ गया। तो ये सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन की बेटा हमने 3 बातें याद रखनी है। एक बात, सस्पेंशन के अंदर सोल्यूट यानी जैसे रेत है, कम मिकदार वाली चीज है, वो हल नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, हम सोल्यूट यानी जो कम मिकदार वाली चीज है, रेत है, उसको हम आम आंख से देख सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आप उसको थोड़ी देर रख देंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे सोल्यूट की मिकदार। तो ये ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ये एक ऐसा सोल्यूशन है हम जिसको सस्पेंशन कहेंगे। ठीक है, यानी अगर वो जामे शीरी की बोतल थी तो ये कौन सा सोल्यूशन है? ये हमारा ट्रू सोल्यूशन है। अगर हमने पानी में रेत हल किया है तो ये कौन सा सोल्यूशन है? ये हमारी सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन की हमने कितनी बातें की? 3। एक तो सोल्यूट हल नहीं होंगे, दूसरा आम आंख से नजर आएंगे, तीसरा अगर आप उसको थोड़ी देर रख देंगे तो इस तरह नीचे बैठ जाएगा। तो ये 3 बातें होंगी। डन जी। ये अब हमारी 2 चीजें मुकम्मल हो गई हैं, सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन। तीसरी और आखिरी बात, कोलॉइडल क्या होता है? अब देखिए, कोलॉइडल एक ऐसी चीज होती है, अब मैं आपको ना इसमें एग्जांपल देता हूँ, फिर हम बाकी वर्डिंग पे आएंगे। अब जामे शीरी आप देखें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आप इसमें बड़ी चमक होगी, एक जैसी यूनिफॉर्म यकजा चीज होगी। रेत में पार्टिकल अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप दूध देखें तो मैं आपसे कहूं कि दूध और जामे शीरी की जो नजर आने वाली एक चीज है वो एक जैसी है। आप कहेंगे नहीं सर, एक जैसी तो नहीं है, क्योंकि दूध में थोड़े थोड़े आप महसूस करते हैं गाढ़ी चीजें होती हैं, थोड़ी उसमें जर्रात होते हैं। तो मैं कहूँगा क्या ये पानी और रेत की तरह? आप कहेंगे नहीं सर, इस तरह भी नहीं है, इसमें तो बिल्कुल ही बड़े ज़रात होते हैं। तो असल में ये कोलाइडल की डेफिनेशन ही यही है कि कोलाइडल जो है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान की चीज़ है, जिसमें जिसके पार्टिकल जिसके पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, और ये भी आम आंख से नजर नहीं आते, जैसे दूध है। अब इसको लफ्जों को पढ़ते हैं, इसने क्या कहा?
वो कहता है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा सॉल्यूशन की एक और शक्ल भी मिलता है, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट के ज़र्रात सॉल्वेंट के साथ एक तो यकजा नहीं होते। यकजा मैंने क्यों कह रहा हूँ, देखिए अब मैंने जो आपसे बात की कि जामशीनी सारी एक ही जैसी चीज नजर आएगी, लेकिन दूध इस तरह नहीं होता। उसमें ऊपर देखें मलाई जम गई है, नीचे नहीं, जरा पतला है, तो यकजा नहीं होते। एक बात कि पार्टिकुलर डू नॉट होमोनाइज, एक जैसे यकजा नहीं होते। ये ज़र्रात हकीकी सोल्यूशन में मौजूद ज़र्रात से अगरचे बड़े होते हैं, यानी हकीकी सोल्यूशन जो होता है ना उससे बड़े होते हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि आम आँख से नज़र नहीं आते। देखें वही बात जो हमने की, मैं पहले इसको पढ़ लूँ फिर हम इकट्ठा करते हैं इन चीज़ों को। और फिल्टर करने पर ये ज़रात हकीकी सोल्यूशन की ज़रात की तरह फिल्टर पेपर के सुराखों में से गुजर जाते हैं। अब इसकी ना हम तसल्ली से पढ़ते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं जी? हम कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? जो हमारा ट्रू सोल्यूशन है और सस्पेंशन है उनके दरमियान की चीज़ है। एक बात, इसकी जो सोल्यूट के ज़र्रात होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। दो बात हो गई हमारी। तीसरी बात, आप इसको फिल्टर करेंगे तो अगर इसको फिल्टर करेंगे तो रेत रह जाएगी, इसको करोगे तो गुजर जाएगी। तो वो कहता है कि जो हमारे कोलाइडल सोल्यूशन है उसको अगर आप फिल्टर करोगे तो उसके पार्टिकल भी गुजर जाएंगे। वो जो थोड़ा बहुत कह रहे हैं ना वो बात नहीं होती। रेत की तरह अगर बिल्कुल सारे रह जाए तो दूध को आप फिल्टर करेंगे तो वो सारा गुजर जाता है, ऊपर कोई पार्टिकल बचे हुए नहीं होते। वो जो आप छलनी वाली जहन में आ रहा हो कि वो पड़े होते हैं, वो तो दूध ही के पार्टिकल होते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से कोई चीज़ निकल के रह जाए। ठीक है, तो खैर ये हमारी क्या होगी, ये कोलाइडल सोल्यूशन। तो बेटा हमने तीन सोल्यूशन पढ़े हैं, यानी एक सोल्यूशन की डेफिनेशन और तीन उसकी टाइप। अब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो गया होगा। मैं अब अगर इसमें कहूँ दोबारा इस पे बात करूँ, समराइज करो, सोल्यूशन क्या है? जब एक से दो चीज़ों को मिलाओगे और होमोनाइज हो जाए तो सोल्यूशन है। उसकी तीन टाइप है। तीन कौन कौन सी? एक ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन की खास बात जो उसमें है कि एक तो उसके जो सोल्यूट के पार्टिकल है, जो कम चीज़ें हैं वो आम आँख से नज़र नहीं आती, वो यकजान होती है, एक जैसी होती हैं। और अगर आप उस सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो पोर्स में उन सुराखों से वो गुजर जाएंगे, कोई रेजिड्यू, कोई चीज़ें पीछे नहीं बचेंगी। ये क्या है? ट्रू सोल्यूशन। जबकि सस्पेंशन में पार्टिकल बड़े होते हैं, ये डिजोल्व भी नहीं होते, ये हल नहीं होते, बल्कि ये आम आँख से भी नज़र आ जाते हैं, जैसे रेत डालें वो नज़र आ रही होगी। और अगर आप इसको फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो रेजिड्यू, पीछे जो है चीज़ें बच जाएंगी। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, सस्पेंशन। और कोलॉइडल सोल्यूशन जो है दोनों की, इन द टाइप द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोनाइज, इसमें होमोनाइज नहीं होते। और इसके पार्टिकल जो है वो ट्रू सोल्यूशन से तो बड़े होते हैं लेकिन फिर भी आम आँख से नज़र नहीं आते, जैसे दूध में आम आँख से चीज़ें अलग अलग नज़र नहीं आती, और वो फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं। ठीक है, अब बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन, ये चीज़ें आपने चारों समझ ली। क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है? किसी दो का डिफरेंस आ सकता है कि कोलाइडर और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, बोर्ड के पेपर में शॉर्ट। तो वो जैसे भी आए आपने यही लिखना है। और अगर लॉन्ग आ जाए कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, तो आपने ये पूरा चारों के चार लिख देने। अच्छा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप यूं देख लें कि जो पुरानी बुक होती थी उसमें टॉपिक होता था, और हर साल मतलब कोई एक बार नहीं आया, दूसरी बार ये लॉन्ग क्वेश्चन आता था। और ये पुरानी बुक में इसके 6 डिफरेंस होते थे तो 4 आते थे, लेकिन वो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस होता था। लेकिन अब ये 7 मिक्सचर भी है और 4 हैं, तो आपने 4 ही करने हैं। अच्छा बेटा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक आप, जैसे मैंने ये नंबरिंग की हुई है, अगर आप ये नंबरिंग इस तरह नहीं करेंगे तो आपसे ये सवाल ही याद नहीं होगा। तो पहले आप बात सुने, फिर आपने ये इस तरह नंबरिंग कर लेनी है, क्योंकि इनके आगे पीछे हुए पड़े हैं तो ये तब तक याद नहीं होगा। जो एक जैसे मैंने उन पे नंबरिंग कर दी, जो जैसे मैंने की हुई है आप भी वैसे कर दे। जिस बॉक्स में मैंने 1 लिखा है आप भी लिख दे, और जब हम पढ़ेंगे तो ये देखिएगा क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ज़रूर लिखना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास डेफिनेशन है, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। अब देखिए एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने तीन बातें की। एक तो ये कि सबसे ज़्यादा सादा शक्ल है, ये खालिश चीज़ है, और ये एक ही किस्म के एलिमेंट से बनती है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने तीन बातें करनी है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर है,
ये प्योर सब्सटेंस है और ये सेम काइंड ऑफ एटम है। अब इसका मतलब आप यूँ सिंपल समझ लें, जैसे कि अब अगर आप ये देखें, ये एलिमेंट की कहाँ गया, ये वाला एलिमेंट है, ये अगर आप देखें तो ये एलिमेंट है, ये एक किस्म का एलिमेंट है, ये अलग है। अब ये सिंपलेस्ट है या ये, आप कहेंगे ये तो सर बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर तो यही है। तो एक तो ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर है, एक बात। ये खालिस है, मतलब अगर ये रेड कलर के हैं तो सिर्फ रेड है, ब्लू हैं तो सिर्फ ब्लू हैं, फॉर एग्जांपल। तो लेकिन ये मिक्स है, तो ये एक तो ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, दूसरा ये खालिस होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है, और तीसरी और आखिरी बात, ये एक ही किस्म के एटम से मिलके बने होते हैं। मतलब अब इसमें सारे ही रेड हैं, सारे ही ब्लू हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन में आपने तीन बातें लिखनी है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, दूसरा आपने लिखना है कि ये प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है, और ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। अब आ जाइए कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर होते हैं, ये भी खालिज होते हैं, लेकिन इनकी ये बात है वो एक ही किस्म के, लेकिन ये एक दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एटम के कीमियाई मिलाप से बनते हैं। तो कंपाउंड की डेफिनेशन बेटा हमारे पास ये होगी, जो कंपाउंड होते हैं, होते ये भी खालिस हैं। खालिस से मुराद है, अगर ये देखें इस तरह का है तो इसमें कोई और इस डिफरेंट मौजूद नहीं है, अगर ये इस तरह के हैं तो कोई और अलग वाले नहीं है, एक ही जैसे खालिस हैं। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के केमियाई मिलाप से, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, तो वो कंपाउंड हो गए। ठीक। जो मिक्सचर होता है ये खालिश शय होती ही नहीं है, ये ना खालिश शय है। अब इसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकल रिएक्ट करवाएं लेबोरेटरी में तो पानी बन जाएगा, वो एक कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन आप घर में, आपके पास चीनी पड़ी है, पत्ती पड़ी है, घी पड़ा है, आप सारों को मिक्स कर दें तो ये मिक्सचर होगा, ये अलग अलग चीज़ें होंगी, और ये ना खालिश चीज़ एक भी नहीं है, अलग अलग चीज़ें। तो ये मिक्सचर है, ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा आपका है, दूसरा यहाँ देखें, और दूसरा हमारा ये, हर एक में हम दूसरा दूसरा ढूंढेंगे कि जो एलिमेंट होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल ऑर्डिनल केमिकल रिएक्शन। किसी एलिमेंट को आम केमिकल रिएक्शन से मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है बेटा, देखें, अब ये एलिमेंट मसलन अगर मैं इसको तोड़ूंगा ना, ये दो हैं तो तोड़ूंगा अलग अलग दो हो जाएंगे, इसको तोड़ूंगा तीन है तो अलग अलग तीन हो। ये तो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको आम केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ, वो हैवी केमिकल रिएक्शंस हो और न्यूक्लियर रिएक्शन हो फिर शायद, लेकिन आम रिएक्शन से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात हो गई हमारी, ठीक है। अब इसकी दूसरी बात करें कंपाउंड को, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि अब देखिए ये दो चीज़ों से मिल के बना है, इसको पॉसिबल है तोड़ना। पानी तीन चीज़ों से मिल के बना है तो इसको पॉसिबल है तोड़ना। इसने किसकी एग्जाम्पल दी है, इसने अमोनिया की, NH3 की दी है, कि जब आप इसको तोड़ोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएंगे, क्योंकि ये अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनती है। तो ये बात हो गई, यानी एलिमेंट को तोड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जबकि कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो ये वाला हमारे लिए मुमकिन है कि किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन की मदद से अलहदा हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जी, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्ड। जो हमारे मिक्सचर, जैसे मैंने चीनी, पत्ती, घी की एग्जांपल दी, ये कोई केमिकल बॉन्ड मिला के नहीं बने, ये केमिकली नहीं मिले हुए। इन अज्जा को तिबी तरीकों से अलहदा किया जा सकता है। मसलन आप कोई इस तरह का छाना ले जिसमें पत्ती अलग निकल आए, फिर चीनी अलग लिख जाए, तो आप उसको अलहदा कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता, कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है केमिकल रिएक्शन के जरिए, जबकि मिक्सचर तो केमिकल बॉन्ड बनाते ही नहीं है, उनको तो वैसे भी तभी तरीके से, आम तरीके से भी, सादा तरीके से भी अलहदा किया जा सकता है। ये इसके डिफरेंस हो गया। अब आ जाइए बेटा तीसरे पे, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम it is represented by a symbol. For example, sodium and calcium are represented by their symbol. तब बेटा जो भी एलिमेंट होता है उसको हम किसी न किसी सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, जैसे सोडियम को Na से, कैल्शियम को Ca से, ऑक्सीजन को O से, हाइड्रोजन को H से। तो हर एलिमेंट को किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका तीसरा देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन। असल में ना इसका तीसरा जो है ना, ये बुक को हमें फॉलो तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका तीसरा और इसका जो तीसरा हमारा है, ये तो सेम है,
मैं पहले इस पे बाद में बात करें, पहले इसके और इसके तीसरे की बात करता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, और द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज कंपोनेंट। अब इन दोनों की पहले बात करें। मुझे एक बात बताएं, हाइड्रोजन एक अलग से गैस है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन एक अलग से गैस है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो जब दोनों को मिलाओगे तो पानी बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ऑलवेज डिफरेंट इन एलिमेंट से जिनसे आपने बनाया है। ये बात समझ आ गई कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड होती है वो उन दोनों चीज़ों से मुख्तलिफ होगी जिनसे वो मिलके बना है। जबकि मिक्सचर क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सम ऑफ दोज इट्स कंपोनेंट होती है। मसलन चीनी क्या है, मीठी चीज है, पत्ती थोड़ी सी कड़वी होती है, दूध नॉर्मल होता है। तो जब आप तीनों को मिला के चाय बनाते हैं तो ये एक मिक्सचर बनेगा, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी या आप इसके कंपोनेंट कह लें वो इन तीनों का मिक्सचर होंगे। बात मेरी समझ आई है बेटा? कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंट है? कंपाउंड जो होगा ना, उसके जो नई चीज बनेगी वो क्योंकि ये केमिकली बनते हैं, और प्रॉपर्टी जो मिक्सचर है ये केमिकली नहीं बनते, फिजिकल बनते हैं। तो ये इनकी जो प्रॉपर्टी है मिक्स होगी। मसलन मैंने एग्जांपल दी, पानी में पानी लें, दूध लें, पत्ती लें, चीनी, चाय बनेगी। अब सारों में वो मीठी भी होगी क्योंकि उसमें चीनी है, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी होगी क्योंकि उसमें पत्ती है, वो ज़रा मुलायम भी होगी क्योंकि उसमें दूध है। तो सारों का सम होता है। जबकि कंपाउंड क्योंकि केमिकली बनता है तो जिन एलिमेंट से वो मिलके बना होता है उससे वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। अब एलिमेंट की जो है ना, यहाँ पहले तीसरा होना चाहिए था कि एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और उसकी एक खास पहचान होती है, तो ये बात होनी चाहिए थी। ठीक है। ये मतलब इसके साथ में जो मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, अदरवाइज इसका मतलब ये था कि एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, और मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस इस तरह करके होना था, ये नहीं होना था। ठीक है। खैर ये मैंने आपको बता दिया। अब चौथी फॉर्म है जो गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, जो गैस वाले एटम होते हैं ना, एलिमेंट होते हैं, वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे। मसलन नाइट्रोजन हमेशा N2 दो नाइट्रोजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो जो गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, एक अलग से मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे। जबकि नोबल गैसेस जो एक ही एटम से मिलके बने हो, मोनोएटॉमिक जिनको कहते हैं, जो एक ही गैस से बने, तो वो अकेले अकेले पाए जाएंगे। ये चौथा है। इसका चौथा किधर है? ये वाला। कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये था व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, ये तीसरा। ठीक है। एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ गया ये पड़ा हुआ है, कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, और जो हमारा मिक्सचर है वो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ठीक है। तो ये बेटा मैंने अलग अलग कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये इतना मिक्स इन्होंने किया है कि उसको अलहदा करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ज़रा चीज़ें आसान हो गई हैं। तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे, और आप इसको बैलेंस कर लें, कोई रोकने वाला नहीं होगा। इन्होंने ख़राब किया, हम बैलेंस इसको कर सकते हैं। नंबरिंग इसी तरह कर दीजिएगा, बहुत आसान है भाई। एलिमेंट होते हैं वो पेयर फॉर्म है, कंपाउंड पेयर फॉर्म है, मिक्सचर पेयर फॉर्म नहीं होती। जो एलिमेंट हैं उनको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है क्योंकि दो से मिल के बने तो दोनों को अलग किया जा सकता है। जबकि जो हमारे मिक्सचर होते हैं वो तो केमिकली मिलते ही नहीं है, तो उनको तो आसानी से अलग किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जो एटम है वो एलिमेंट है वो एटम की फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो कंपाउंड हैं वो आपके मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की फॉर्म में पाया जाता है। होमोजीनियस मतलब बेटा होता है एक जैसा, और हेट्रोजीनियस मुख्तलिफ। अब इसका ना मिसाल के तौर पे ये मेरे ख्याल में हमारा टॉपिक हो गया, तो हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और जो मैं इसमें ना जो पीछे वाला टॉपिक हमने छोड़ा है, इसमें हमारे पास सिर्फ ये दो क्वेश्चन इनफ हैं ये वाले, तो ये होमो और हेट्रो वहाँ पढ़ लेते हैं। तो बाकी ये बेटा स्मार्ट में कट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ हमने नीचे बॉक्स में पढ़ लिया तो इसको यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है इस तरह। ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि बोर्ड में आया हुआ है तो मैंने मार्क कर दिया है ये वाला, ये जो हाईलाइटेड है आप यहाँ से यहाँ तक कर लें कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को की क्लासिफिकेशन लिखें। मतलब एलिमेंट को हम मेटल और नॉन मेटल की फॉर्म में भी लिखते हैं,
ये मेटलॉइड फॉर्म में भी होती हैं। एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल आयंस की सूरत में भी पाए जाते हैं। इनके एक दो नाम लिख दें, बहुत हैं। तो यानी एलिमेंट जो है किस फॉर्म में पाए जाते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट किस, मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटलॉइज हो सकते हैं, गैस हो सकती हैं, एटम की फॉर्म में हो सकते हैं, आयन की फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता है। इसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जल्दी गुजार दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर से क्या मुराद है। ये बहुत बार आया है। देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी पानी में आप नमक हल करेंगे, या जो मैंने ये एग्जांपल आपको दी थी इस वाली जामे शीरी वाली, ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें एक जैसी हो जाएं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर, बी इट्स कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म का लफ्ज है थ्रू आउट। जामे शीरी जो है वो किसकी, ये मिक्सचर नहीं है, वो तो हर सोल्यूशन है। यानी जिसमें एक जैसी चीजें हों तो वो मिक्सचर होगी। अ सैंपल ऑफ रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। अब देखें, जो मसलन अब आपका ऐसे जिसमें एक जैसी चीज नजर आ रही होगी ना, वो क्या होगा, होमोजीनियस। और जिसमें दो मुख्तलिफ चीजें होंगी वो हमारा क्या होगा, हेट्रोजीनियस। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। आपको ना एक पत्थर मिला है, ये जो अगली बात उसने मुश्किल अंदाज में की है, एक पत्थर मिला है, एक मिनरल मिला है पहाड़ में से। अब इसमें क्या है, इसमें लाइमस्टोन भी है, यानी इसमें ग्रेफाइट भी मौजूद है, इसमें लोहा भी थोड़ा सा मौजूद है, कोई और चीज़ भी मौजूद है। अब ये है तो मिक्सचर, लेकिन ये एक जैसा नहीं है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और पानी में नमक डालें, ये भी, ये मिक्सचर है लेकिन ये एक जैसा है, तो ये होमोजीनियस। होमोजीनियस एक जैसा, हेट्रोजीनियस अलग। अब पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज केमिस्ट्री, ये वाला टॉपिक है। अब इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन है जी, ये वाला, ये आप मार्क भी कर लें अपनी बुक पे, अगर बुक आपके पास है। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से लेके चेंजेस तक, और केमिस्ट्री से लेके शामिल है तक, ठीक है, अपनी अपनी बुक पे ये पहला पैराग्राफ है, ये मार्क कर लें। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है बोर्ड का कि जी डिफाइन केमिस्ट्री क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की तारीफ करनी है, और ये इसका आंसर है। अब हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जी व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, या डिफाइन करें केमिस्ट्री को। क्वेश्चन इस तरह, भाई केमिस्ट्री सबसे पहली तो बात है कि वो ब्रांच ऑफ साइंस है। केमिस्ट्री क्या है, साइंस की शाख है, साइंस की ब्रांच है। पहली बात हमने केमिस्ट्री के बारे में क्या बता दी कि भाई केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक शाख है। तो इसमें हम पढ़ते क्या है, अगर ये साइंस की शाख है, साइंस की ब्रांच है, बेटा हम इसमें ना केमिस्ट्री में तीन चीज़ें पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। चीज़ों के बारे में हम तीन चीज़ें, जैसे प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, देखिए लेट से ये आपके पास कंपाउंड है, जो आप पानी पीते हैं घरों में, पानी है। अब वाटर H2O, अब सबसे पहले मैंने कहा कि हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मतलब पानी जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक घरों में होता है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस होती है। अब ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। अब पहले वाला वर्ड आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, चीज़ों की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है। दूसरा, कंपोजिशन पढ़ते हैं चीज़ों की। कंपोजिशन क्या है कि अभी ये देखें, जैसे वाटर है, ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। शुगर जो है वो किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कंपोज ऑफ, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोज होना, कंटेन करना। अब बात हमारी केमिस्ट्री पे है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है, हम उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है, उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं, तरकीब क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे हैं तो उनका साख्त कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ यानी खवास, खासियत, कंपोजिशन यानी उसकी तरकीब, और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हमारी होगी। एक और चीज़ इसमें ऐड कर लें कि केमिस्ट्री में ही हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस भी पढ़ते हैं, ठीक है। जो तिबी और फिज़िकल और केमिकल तब्दीलियाँ आती हैं, ये भी हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। इसका मतलब क्या है, मसलन आपके घर में पानी होता है,
आप उसके अंदर नमक मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, यानी वो फिजिकल उसमें एक तब्दीली आ जाएगी। या आप पानी के अंदर अगर सिरका डाल देते हैं, तेज़ाब डाल देते हैं, तो उसमें एक केमिकल तब्दीली आ जाएगी। अब ये तब्दीली जो है ये भी हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। ठीक है जी। मैं अब इस चीज़ को डेफिनेशन को क्लोज करने लगा हूँ, आपने सुनना है। केमिस्ट्री क्या है भाई, ये साइंस की ब्रांच है। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो सॉलिड है लिक्विड है, हम उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं चीज़ों की कि पानी की स्ट्रक्चर कैसी है। और आखिरी बात हमने ये की कि केमिस्ट्री में दो चीज़ें अगर हम मिलाते हैं तो उनमें जो तब्दीली आती है, चाहे वो फिज़िकल तब्दीली है चाहे वो केमिकल तब्दीली है, वो कैसे आती है, ये चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। तो ये बेटा हमने केमिस्ट्री का बता दिया। ठीक है जी, ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अब आ जाए जी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसमें उसने इंट्रोडक्शन ही दिया है कि जी केमिस्ट्री जो है क्योंकि बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, इसको हम कोई एक ही जगह नहीं पढ़ सकते, अलग अलग शाखों में तकसीम कर देते हैं ताकि इसको पढ़ना आसान हो। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये इंट्रोडक्शन है। अब क्वेश्चन जो बनता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें बेटा बोर्ड में ना आप जितने भी आप पेपर देखें, ज़्यादातर ये देखें फिजिकल केमिस्ट्री का कोई ना कोई क्वेश्चन पड़ा ही होता है। अभी मैं देख रहा था बोर्ड का। अब आप फिजिकल और बायो केमिस्ट्री में कैसे फ़र्क करेंगे, इस तरह भी आ जाता है, या फिर इसका स्कोप क्या है, इस तरह भी आ जाता है। तो इसमें ना ये दो क्वेश्चन, कोई भी ब्रांच है ना केमिस्ट्री की, उसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, ये मार्क कर लें, दिस ब्रांच से लेके रिलेटेड टू लाइफ, और उर्दू में केमिस्ट्री की इस शाख से लेके को बनाया जा सके, ये मार्क कर लें। यहाँ पे अपनी ये बुक है आपकी, मैंने उधर मार्क कर लिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका बन सकता है कि स्कोप क्या है। स्कोप भी आता है क्वेश्चन बोर्ड में, लफ्ज़ एप्लीकेशन भी आ जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बताएं क्या है। और इसका मतलब क्या है, स्कोप का होता है कि यूज़ कहाँ होती है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो यूज़ कहाँ होती है, इस्तेमाल कहाँ होती है। तो ये बेटा हर ब्रांच में दो क्वेश्चन बनेंगे। और फिर एक ये डिफरेंस के साथ है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का किसी और केमिस्ट्री के साथ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ या किसी और के साथ डिफरेंस आ सकता है। बहरहाल अब हम कौन से टॉपिक पे हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये वाला टॉपिक है 1 जो नज़र आ रहा है। इसमें हमने कहा कि 2 सवाल बनेंगे, ये मैंने सवाल इंग्लिश में भी लिख दिए, उर्दू में भी लिख दिए। अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं जी, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या है, ये डेफिनेशन हमने करनी है फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसका क्वेश्चन है जी, यहाँ से यहाँ तक आंसर है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है ना, सिंपल सा इसका फंडा है कि भाई ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को देखती है। फिजिकल केमिस्ट्री इसको एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे जाके चीज़ों को देखती है। मैंने क्या बात की, फिजिकल केमिस्ट्री जो है चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी तहकीक करती है एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे जाके। अब जैसे पानी है ना, आपके पास एक बोतल पानी है, आप कहीं बोतल में लिक्विड पानी है, उसकी बुखारात बना दें, ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं करती वो, बल्कि ये करती है पानी का एटम मॉलिक्यूल में जाएगी, एटम में जाएगी। मसलन अगर पानी का ये एक मॉलिक्यूल है, उसमें कौन से एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, शुगर में कितने ऑक्सीजन है, 6 हैं। एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे जाके तहकीक करती है। ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की तारीफ है कि दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है। केमिस्ट्री की इस शाख में इस बात की तहकीक की जाती है कि मुख्तलिफ अशिया में मौजूद एटम या मॉलिक्यूल क्या किरदार अदा करते हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ये तहकीक करती है। बात समझ आ गई बेटा। दूसरी जो आपने इसमें बात कर, एक तो बात कर दी कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके तहकीक करती है। दूसरा ये ना लॉज, कानून, कवानीन को पढ़ती है। किस इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कानून, लॉज पढ़ते हैं। अब कौन से लॉज पढ़ते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पानी है, ठीक है, पानी का फॉर्मूला, ये लिक्विड क्यों है भाई, सॉलिड क्यों नहीं है। या सोडियम क्लोराइड जो घरों में नमक होता है, ये सॉलिड है, Na और Cl मिलके नमक बनाते हैं जो कि सॉलिड होता है। ये लिक्विड क्यों नहीं होता, गैस क्यों नहीं होता। कुछ कानून अप्लाई होते हैं, कुछ लॉज इन पे अप्लाई होते हैं। तो इन चीज़ों को कहाँ हम पढ़ते हैं,
फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम दो चीज़ें आपने बतानी है। एक तो ये कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ये चीज़ों को की तहकीक करती है, और दूसरी हम इसमें उन कवानीन को भी पढ़ते हैं जिनकी वजह से कोई एटम या मॉलिक्यूल एक ख़ास उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ख़ास स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होती है। मतलब स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक का मतलब है कि वो लिक्विड क्यों है, वो सॉलिड क्यों है, एक अगर हाइड्रोजन गैस ही क्यों है। तो इन कानून को, इन लॉज को कौन डील करता है? फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं बेटा इस डेफिनेशन को समराइज करने लगा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री जाके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करती है, दूसरी फिजिकल केमिस्ट्री उन लॉज को बताती है, उन कवानीन के बारे में बताती है जिनकी वजह से एक चीज़ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक, एक ख़ास उसकी खासियत होती है, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है। तो इन कवानीन को भी कहाँ पढ़ा जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री में। अभी हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा, व्हाट इज द स्कोप एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, उसका इस्तेमाल क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। अच्छा बेटा, जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना वो इंडस्ट्री में जा इस्तेमाल होती है। फिजिकल केमिस्ट्री यानी आप कह लें सर हम फिजिकल केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं भाई, ये सनती पैमाने पर इस्तेमाल होती है। क्योंकि देखें क्यों इस्तेमाल होती है, कि हमने कहा ना कि ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके तहकीक करती है। तो जब आपके मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे होते हैं, जैसे दवाइयाँ बनती हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड आपस में मिलाते हैं, या आपकी सीमेंट है, पेंट है, अब ये भी केमिकल रिएक्शन से चीज़ें बनती हैं। अब इन केमिकल रिएक्शन की कैसे होंगे, ये कैसे इनकी रफ्तार होगी, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है। तो ये सनती लेवल पे यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये हमने उसको बता दिया। ठीक है जी। फिजिकल केमिस्ट्री एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे डील करती है चीज़ों को, और दूसरा ये कवानीन को भी पढ़ती है, उन लॉज को पढ़ती है जो एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक को बिहेव करते हैं। और दूसरा हमने ये बता दिया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होती है। भाई ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होती है। क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि ये केमिकल, हम इस मजमून की वजह से, फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से केमिकल रिएक्शन की रफ्तार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी एक पेंट अगर मैंने बनाना है तो ये पेंट कितने घंटे बाद पेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। तो इसलिए ये कहाँ यूज़ होती है? इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक हो गया। इसके बाद जी ये हमारा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री वाला टॉपिक डन हो गया है। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगेन वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि हर इनऑर्गेनिक हर एक ब्रांच में केमिस्ट्री की में यही होगा कि दो क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट द यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह अगला अगर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसके यूज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमाल क्या है। अच्छा बेटा, इसमें ना आपने क्या करना है, बास टाइम ना इनका डिफरेंस भी आ जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस लिखें। अभी मैंने, मेरे ख्याल में अभी जब हम पास पेपर देख रहे थे तो उसमें एक इसी तरह का क्वेश्चन था, आई थिंक। हाँ ये देखें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क लिखें। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको पहले समझा देता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है समझने के लिए, फिर हम उस आपकी जो बुक में डेफिनेशन लिखी है उसकी तरफ जाएंगे। अब सबसे पहली बात तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सिंपल आंसर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। आसान सी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होती है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब शुगर, जो चीनी होती है, हमारे जिस्म के अंदर भी शुगर होती है, वो जिन मरीजों को बढ़ जाती है उस वजह से मसला होता है। जो चर्बी होती है, फैट्स हमारे जिस्म में, अब जी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होती, ठीक है, नो कार्बन, या उनमें थोड़ी होती है या नहीं होती, तो इनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होती है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड,
और जिनमें कार्बन नहीं होती उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इसका सिंपल सा डिफरेंस था, ठीक है जी। अब हम जो इसमें डेफिनेशन लिखी है वो हम देख लेते हैं। ये आ गया वो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम ये मार्क कर लें यहाँ से यहाँ तक। भाई हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ऐसे कंपाउंड, इनऑर्गेनिक में ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन, जिनमें या तो थोड़ी सी कार्बन होती है या होती नहीं है। केमिस्ट्री की वो शाख जो जिसमें हम ऐसे कंपाउंड पढ़ते हैं जिनमें ये कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह नहीं होते, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये क्यों छोड़ दिया है। भाई हम चीज़ अभी केमिस्ट्री में हम बता के आए, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड की जिनमें कार्बन नहीं होती, ऐसे कंपाउंड की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जिनमें कार्बन नहीं होती। तो ये कौन सी फील्ड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, और इसका उलट ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो खैर इसका यूजेस कहाँ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ यूज़ होती है, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ यूज़ होते हैं। भाई ये जो खादें बनती हैं, आपकी मेडिसिन बनती हैं, या कैटालिस्ट बनते हैं, ये पिगमेंट्स हैं, कंपाउंड के नाम आप समझ लें, कंपाउंड के नाम है। ये सारे पेंट्स बनते हैं, ये हमारे सारे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको समराइज करने लगा हूँ, इस बात को सुनना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम के तमाम ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो जिनमें कार्बन नहीं होती, ठीक है, जिनमें कार्बन नहीं होती। और उन कंपाउंड की हम कंपोजिशन भी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं और साख भी पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कौन से, भाई ये जो खाद्य हैं, फर्टिलाइज़र हैं, मेडिसिन है, पेट्स है, ये सारे इनऑर्गेनिक हैं, कंपाउंड है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई होगी होपफुली आपको। इसके बाद जी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेम उसके बाद वही हमारा जो इसमें बनेगा वही दो क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूज़ क्या हैं। तो अभी हम कह के आए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें क्या होती है, हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। एंड देयर डेरिवेटिव का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वो कंपाउंड जो कार्बन, जिनमें कार्बन होती है, ठीक है। ये बेटा आपने मिक्स नहीं करना, मैं थोड़ा सा बात हो गई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन के कंपाउंड पढ़े जाते हैं। कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं, ठीक है, सिंपल हो गई बात। अब ये जो देयर डेरिवेटिव है, इसका क्या मतलब है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं, एक कार्बन कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिल के बने हों, ठीक है। तो देयर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि उन्हीं के डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है, जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड पढ़ते हैं, जिनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स और कार्बाइड को नहीं पढ़ते। अदर देन का मतलब क्या है कि हम इनको नहीं पढ़ते। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ब्रांच में कार्बन के कंपाउंड का मुताला किया जाता है। किन कंपाउंड का मुताला किया जाता है, कार्बन का, कार्बन के कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं। लेकिन हम इन कंपाउंड में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बाइड का मुताला नहीं करते। ये बात बेटा आपने इसमें बतानी है, ठीक हो गया। ये हो गया जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ आ गई है। बस सिंपल सी बात रखनी है कि ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है, और कार्बन कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। लेकिन इनमें हम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड और कार्बाइड्स का मुताला नहीं करते। इसके बाद बेटा राइट द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके इस्तेमाल क्या हैं। तो हमने बस ये बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये लाइफ के अंदर होते हैं। लाइफ से मुराद है अब चर्बी है, ये ज़्यादातर इन जानदारों में होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ये लाइफ यानी जानदारों में पाए जाते हैं।
और या फिर ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जानदारों के लिए, मतलब हम खाना खाते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये हमने इसका इस्तेमाल बता दिया, ठीक है। फोर्थ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्वेश्चन कौन से बनते हैं जी? दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज बायोकेमिस्ट, सॉरी, ये हाँ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द स्कोप एप्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। माहौलियाती केमिस्ट्री की तारीफ करें, माहौलियाती केमिस्ट्री का स्कोप लिखें। स्कोप क्या होता है बेटा? ये मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था कि जो भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, केमिस्ट्री की शाख है, उसमें ज़्यादातर दो तरह से सवाल आते हैं। एक तो आएगा सीधा सीधा कि उसकी तारीफ करें, दूसरा आता है उसका स्कोप बताएं, उसकी एप्लीकेशन बताएं। स्कोप और एप्लीकेशन क्या होता है कि अगर हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं। तो ये स्कोप होता है, ये एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो ये दो सवाल हो गए हैं, सवाल की आपको समझ आ गई है। आंसर बेटा आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने और उर्दू मीडियम वालों ने, ये देखें मैंने बुक ही का पेज लिया है, यहाँ से इट इज़ द साइंटिफिक से लेके इन्वायरमेंट तक मार्क कर लेना है, ये पहले सवाल का आंसर है। और इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग से लेके पोल्यूशन तक, ये दूसरे सवाल का जवाब है, ठीक है। तो अब इस सवाल को समझते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? आपको पता है कि इन्वायरमेंट माहौल को बोलते हैं, माहौल हमारे इर्द गिर्द को बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है ना, अब देखें हमारे माहौल के अंदर, ये आपको एक इन्वायरमेंट का एक पिक्चर नज़र आ रही है। अब इसमें देखें हमारे माहौल में ये फैक्ट्रियां हैं, दरख्त हैं, पानी है, मिट्टी है, हवा है। अब ये जो फैक्ट्री लगी है, अब इसमें से धुआं निकलेगा। ये जो हमारी हवा में, फिजा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उनसे रिएक्ट करेगी, कोई नई चीज़ बनाएगी। फिर ये जो हमारी ज़मीनों में खादें डलती हैं, पानी जो है बह के इसकी बारिश के पानी से ये पानी में जाएगा, दरियाओं में जाएगा। तो ये फिर जो एसिड और खादें होंगी वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगी। जो रिएक्शन होगा, जो पानी के अंदर जिंदा चीज़ें होंगी, मछलियाँ वगैरह, वो उनसे इफेक्ट होंगी, उनका नुकसान होगा। अब ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। बेटा बात समझ आ रही है? माहौलियाती केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी हम माहौलियाती केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि देखें हमारे माहौल के अंदर हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये कैसे आपस में रिएक्शन हो रहे हैं और उनकी कौन-कौन से कीमियाई अमल हो रहे हैं। यानी अगर ये जो हवा में धुआँ जा रहा है, आपस में रिएक्शन करके, कीमियाई अमल करके क्या चीज़ बना रहा है और किस तरह वो हमारे हयात का, जानदारों का, हयातियाती जानदारों को किस तरह वो नुकसान पहुंचा रहा है। अब इस चीज़ों का मुताला जो है वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। माहौलियाती केमिस्ट्री के जो हमारे अ, इस प्लेनेट पे, इन दिस प्लेनेट, यानी हमारी ज़मीन पे, हमारे इस स्यारे पे, यानी ज़मीन पे जितने भी कीमियाई अमल हो रहे हैं या हयातियाती अमल हो रहे हैं, इनका मुताला क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अब इसमें फिर मज़ीद वो कहता है कि जैसे हाँ, इस मज़मून में हम हवा, पानी, मिट्टी मौजूद है, इनमें कीमियाई अशिया जब मिलती हैं तो रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शंस के क्या असरात होते हैं? मैंने उस पिक्चर में आपको बताया कि देखें अगर ये खाद डलती है, अब ये खाद बारिश के पानी से दरिया में जाएगा, दरिया के पानी के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन कीमियाई अमल करेगा। जब ये कीमियाई अमल होगा तो एक नया तेज़ाब बन जाएगा जो मछलियों को और दूसरे आबी जानदारों को ख़राब करेगा। इसी तरह अब फैक्ट्री से धुआं निकला है, ये जो फ़िज़ा में हमारी गैसें मौजूद हैं उनसे रिएक्शन करेगा, उससे हम इंसान पे असर, हमारे सांसों की बीमारियां। अब ये जो सारे कीमियाई और हयातियाती अमल हो रहे हैं, इनका मुताला जो होता है वो क्या होता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो मेरे ख्याल में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की आपको बड़ी अच्छी सी समझ आ गई होगी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या माहौलियाती केमिस्ट्री में हम असल में जो हमारे सारे पे मौजूद केमियाई और हयातियाती मज़ाहर हो रहे हैं उनका मुताला करते हैं। मज़ीद इस मजमून में हम हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद केमियाई अशिया के माखज़ हैं, कहाँ-कहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है, फिर उनमें रिएक्शंस कैसे होते हैं और उन रिएक्शंस की वजह से क्या-क्या असरात होते हैं, उनका हम, और फिर माहौल पे उसका क्या असर पड़ता है, ज़ाहिर है वो माहौल को आलूदा करते हैं। तो इन चीज़ों का मुताला हम क्या कहते हैं? माहौलियाती केमिस्ट्री। अब दूसरा जो क्वेश्चन बेटा आपका बनता है कि व्हाट इज़ द स्कोप या एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जो माहौलियाती केमिस्ट्री है इसका स्कोप क्या है? यानी स्कोप मैंने अभी बताया क्या होता है कि इस्तेमाल क्या है, यूज़ क्या होता है। तो
तो इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल में हम किसी न किसी हद तक पढ़ चुके हैं। हम ये यानी अगर इसका सिंपल क्वेश्चन रखें कि हम क्यों पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री को आखिर पढ़ते ही क्यों हैं? भई हम इसलिए पढ़ते हैं कि देखिए रिएक्शन हो रहे हैं, उससे हमारे माहौल पे क्या असरात पड़ रहे हैं, माहौल किस तरह आलूदा हो रहा है और क्या हो सकता है कि हम इस आलूदगी से बच सकें। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो इन बातों का मुताला हमें इस काबिल बनाता है कि हम माहौल पर होने वाले असरात की वजूहात जान सकें। क्यों आलूदा हो रहा है पानी? क्यों हवा आलूदा हो रही है? और इस आलूदगी को कम करने के तरीके ढूँढ सकें, इसलिए हम माहौलियाती केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हुए हैं, इनको आपने याद करना है, इतना याद करना है जितना मैंने इसको मार्क किया हुआ है। अच्छा बेटा, मेरे जो बच्चे, मैं पहले भी वीडियो में बताता होता हूँ कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल क्लास में 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो 60 नंबर होते हैं आपके केमिस्ट्री में, 60 में से 60 लेते हैं। उनका तरीकाकार क्या होता है कि वो नोट्स, स्टिकी नोट्स लेते हैं जो पेज पे चिपक जाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन उनको लिख के देता हूँ, वो क्वेश्चन उन स्टिकी नोट्स पे लिख के पेजेस पे अटैच कर लेते हैं और बुक पे मार्क कर लेते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोशिश करें आप रफ नोटबुक ले लें, एक रजिस्टर ले लें मोटा सा, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, और उन पे ये सवाल लिखें और याद कर करके इनको लिखें। इस इंशाल्लाह आपको एक तो ये सुनने से ज़्यादा याद हो जाएँगे, जब आप इसको एक बार याद करके लिखेंगे, तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। और अगेन बता दूँ, मैं वही सवालात मार्क कर रहा हूँ जो बोर्ड में आएँगे और इंशाल्लाह आएँगे, ठीक है? तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास ये जो टॉपिक हम देख लेते हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज़ ज़रूर चलेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारी बुक के अंदर क्या है। तो बुक में बेटा ये आप अगर देख सकते हैं, इसमें क्या है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी जो 5वीं ब्रांच है, ये हमने पढ़नी है। तो इस 5वीं ब्रांच में क्या चीज़ है? एनालिटिकल, तज्ज़ियाती केमिस्ट्री। अब इसके अंदर सवाल क्या बनता है? एक ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? अच्छा देखें, एनालिटिक, तज्ज़ियाती केमिस्ट्री, तज्ज़िया करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? तज्ज़िया करना। इसमें हम तज्ज़िया करते हैं, एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को, एनालिसिस करते हैं चीज़ों को, मुख्तलिफ सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का तज्ज़िया करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तज्ज़िया आप लफ्ज़ बार-बार बोल रहे हैं, ये तज्ज़िया क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, आपको कुछ बच्चों को पता ही होगा, H2O ये पानी का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? H2O क्या है? पानी का फ़ॉर्मूला है। अब जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है या तज्ज़ियाती केमिस्ट्री है, अब इस पानी के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है? भई ये स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल की, पानी के। इनमें एंगल कौन-कौन से बन रहे हैं? ये बन रहे हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और उसमें कौन-कौन से आयन्स हैं? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मतलब एक एटम का, मॉलिक्यूल का, चीज़ों का तज्ज़िया करती है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरह मौजूद है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, कितने परसेंट है। तो ये चीज़ों का तज्ज़िया होता है कि उनको उधेड़ के रख देना, चीज़ों को बीच में से निकालना, ये होता है तज्ज़िया। अब मतलब मसलन पानी, पानी का मॉलिक्यूल है H2O, उसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन में कितना एंगल है? 104 का। अब ये चीज़ें, ये बातें हमें किसने बताई हैं? तज्ज़ियाती केमिस्ट्री ने, ठीक है? तो तज्ज़ियाती केमिस्ट्री क्या करती है? तज्ज़िया करती है चीज़ों का, एलिमेंट्स का या कंपाउंड का। इन यानी जो एलिमेंट और कंपाउंड मौजूद होते हैं, इन इन चीज़ों को अलहदा किया जाता है। यानी जैसे अब ये पानी का मॉलिक्यूल है, इन एक-एक मॉलिक्यूल को अलग करेंगे। मैंने कहा ना कि उधेड़ के रखते हैं और फिर चीज़ों को बीच में से देखते हैं कि इसमें क्या है, कितने परसेंट है, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, इर्तिकाज़ यानी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री, तज्ज़ियाती केमिस्ट्री, ठीक है? मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, मैं फिर भी इसको समराइज़ कर देता हूँ। केमिस्ट्री के इस शोबे में मुख्तलिफ मादी अशिया का तज्ज़िया किया जाता है। तज्ज़िया मैंने बता दिया। इस तज्ज़िये में क्या-क्या होता है? इन अशिया में मौजूद एलिमेंट कौन-कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कंपाउंड कौन से हैं? इनको अलहदा किया जाता है। हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? और उनकी कंसंट्रेशन मालूम की जाती है कि कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है। तो बेटा इस टॉपिक में यही वाला एक क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास 2 सवाल हैं। एक, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द स्कोप, एप्लीकेशन या यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री।
तो मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि जो शाखें हैं या ब्रांचेस हैं, इनमें ज़्यादातर इसी तरह क्वेश्चन आता है कि उसकी डिफाइन करें और उसकी तारीफ लिखें और उसका स्कोप लिखें, उसका इस्तेमाल लिखें या उसकी एप्लीकेशन लिखें, कोई भी लफ्ज़ आ सकता है। तो खैर पहले हम देखते हैं जी, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। अच्छा बेटा, बायो का लफ्ज़ आप माइंड में बिठा लें। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी। बायो का क्या मतलब होता है? ज़िंदगी। बायो का मतलब होता है जिंदगी, लाइफ। बायो का क्या मतलब होता है? जिंदगी, लाइफ। तो बायो केमिस्ट्री, तो जिंदगी में केमिस्ट्री, यानी जो जानदारों में, जिंदगी के हयात में, जानदारों में जो केमिकल मौजूद है, केमिकल कंपाउंड मौजूद है, उनका मुताला जो है ये बायोकेमिस्ट्री है। अब आप कहेंगे कि सर ये जानदारों में भी होते हैं केमिकल कंपाउंड। बेटा, जितने केमिकल कंपाउंड जानदारों में होते हैं कहीं और मौजूद ही नहीं है। आपकी जो बॉडी है, आपके खून में जो सेल हैं, एटम हैं, वो सारे मॉलिक्यूल ही होते हैं। आपका जो गोश्त है, ये चर्बी है, ये भी एक किस्म का मॉलिक्यूल है। आपका डीएनए है, ये भी एक किस्म का मॉलिक्यूल है। तो जब देखें, एक हमारे पास जानदार है, जैसे हम इंसान हो गए, एक हमारे पास बेजान चीजें होती है, जैसे पानी हो गया। अब ये बेजान चीजें, तो जब हम, अब पानी के भी मॉलिक्यूल होते हैं, जानदारों में भी मॉलिक्यूल होते हैं, खून के मॉलिक्यूल हैं, चर्बी के हैं, गोश्त के हैं। तो जब हम जानदारों की मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये हम पढ़ते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है। तो जो बायोकेमिस्ट्री है ये क्या है? जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड और उनकी वजह से वजूद में आने वाली मज़ाहिर जिंदगी। जो जिंदगी है, यानी मतलब किस तरह खून हमें जिंदा रखे हुए है, उसकी वजह से हम किस तरह जी रहे हैं, इन चीज़ों का जो मुताला होता है ये बायोकेमिस्ट्री होता है। तो मेरे ख्याल में बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा, मैंने एक वीडियो अपलोड की है चैनल पे। आपने अगर नहीं देखी, इसको ज़रूर सुने, क्योंकि आप ना नई क्लास में आए हो, 8 क्लास से आप नई क्लास में आए हो, 9 में। अच्छा, 8 क्लास में आप ज़्यादातर क्या करते हो कि चीज़ों को याद करते हो। मतलब जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो वो बच्ची कह रही थी कि सर लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद हमें पढ़ के सुना दिया करें। चलिए वो मैं सुना दिया करूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने बताया है, इसमें मैंने कई पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी 9th क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसमें एक बात मैंने ये भी बताई है कि आपने रटे नहीं लगाने हैं। जो लफ्ज़ लिखा हुआ है रवां-दवां लिख, भई ऐसे ज़रूरी नहीं है। ना बोर्ड में ये ज़रूरी है कि आप यही लिखें कि रवां-दवां। भई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप बोर्ड में मसलन इस बोर्ड की डेफिनिशन में आप ये लिख देते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है? जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड और उनका आपस में रिएक्शन मालूम करते हैं हम, तो ये आपकी डेफिनेशन काबिल कबूल है। अगेन कहता हूँ, अब मतलब आपने थीम पकड़ना है। मैं तो कहता हूँ कि आप बिल्कुल रट्टा ना लगाएं, रट्टे भूल जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और कॉन्सेप्ट पे ही बोर्ड के पेपर चेक होते हैं। अगर मसलन मैं असल में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाद लफ्ज मुश्किल लिखे होते हैं, तो ये ना हो कि रवां दवां ये चीज आपको याद नहीं हो रही तो आपको सर मुश्किल है। भाई बायोकेमिस्ट्री, जानदारों में केमिस्ट्री को पढ़ना बायोकेमिस्ट्री होता है। तो ये इनफ है, ये बात आपकी हो गई है। मतलब बिल्कुल भी अपने कुछ लफ्ज़ आपने बुक के यूज़ कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक को बिल्कुल छोड़ देना है। मैं बस आपको यहाँ पे इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो आपको मुश्किल लग रहा है, उस लफ्ज़ को आप छोड़ देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप, एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री क्यों हम पढ़ते हैं? इसका इस्तेमाल क्या है? स्कोप क्या है? एप्लीकेशन क्या है? मैंने अभी बताया कि जितने जो जितने जानदारों के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं उतने तो कहीं भी नहीं होते। हमारी चर्बी, ये फैट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, गोश्त प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये सारे हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, बेटा ये जो हमारे जिस्म में कंपाउंड है, ये इनके नाम है, आप नाम याद कर लेंगे, ठीक है? जैसे अब न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, इनकी साख्त हमें पता चलती है, इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इस टॉपिक में बल्कि हम पहले बुक में ज़रूर देख लें, क्योंकि बुक देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी जब बेटा जब लेक्चर ये सुन लें तो एक बार बुक को रीड ज़रूर करें। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसके बाद हमारे पास 7th वाली डेफिनेशन है। इसमें अच्छा एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री?
न्यूक्लियर केमिस्ट्री अच्छा क्या होती है? मैं आपको ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियस से है, ठीक है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री किससे है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है? अच्छा बेटा देखिए, जो हमारा एटम होता है ना, एटम आप लफ्ज़ सुनते आ रहे होंगे, 8th में भी पढ़ा होगा, या आप यूँ समझ लें कि जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये एटम से मिलके बनी होती हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर जो है, ये साख्त है, वो कुछ इस तरह की होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये अब एटम है। अब इसके अंदर ये जो दरमियान में है ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है? ये जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ये एटम है और पूरा, और ये जो प्लस है ना, ये न्यूक्लियस है। ये देखें, अब ये इसमें ये ग्रीन वाली जो नज़र आ रही है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। पूरा एटम है और ये ग्रीन वाली चीज़ क्या है? न्यूक्लियस है। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर ना, ये जो न्यूक्लियस देखें, अब यहाँ पे मैं बल्कि कोई, हाँ, अब ये देखें, ये दो एटम है। अब इसके अंदर ये जो दरमियान में चीज है ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ आ रही है न्यूक्लियस? अब ये अब न्यूक्लियस है। ये जो ग्रीन वाला है, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हर वक्त रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते रहते हैं? रिएक्शन होते रहते हैं। जब हम एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो ये कौन सी केमिस्ट्री होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिंपल है भाई। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन का मुताला करते हैं। बात समझ आई है ना, कि एटम है, उसके अंदर ये जो ग्रीन है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन है, केमियाई अमल हो रहे होते हैं, या निशान साइडों में नजर आ रहे होंगे। असल में होता क्या है, ये रिएक्शन करते हैं, एक न्यूक्लियस टूट के दो में तकसीम हो जाता है, इस तरह रिएक्शन होते हैं। तो इन न्यूक्लियस के, अब देखें, ये न्यूक्लियस टूटा है, दो रेडिएशन ये देखें, अब आपको ये तस्वीर दिखाऊं, ये न्यूक्लियस टूटा है, इसमें से रेडिएशन यानी एनर्जी खारिज हुई है। ये कितनी एनर्जी खारिज हुई है, क्यों हुई है, इन चीजों का मुताला जो होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन का मुताला करते हैं। इन रिएक्शन में रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? यही रेडिएशन खारिज होना, शुआएं खारिज होना, इसको रेडिएशन बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस में होने वाले दूसरे न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और एटम के न्यूक्लियस की तब्दीली हो रही होती है, एक से दो में तकसीम हो रहे होते हैं। तो इनको हम ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है? मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, पॉलीमर केमिस्ट्री। ये वाला हमारा टॉपिक है 8th। पॉलीमर केमिस्ट्री अब क्या होती है? सेम उसी तरह आसान है हमारे पास। वैसे भी हम चीज़ों को आसान करके ही पढ़ते हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ रही होगी, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, इससे हौसला होता है। और बेटा अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, या कुछ आप कहते हैं कि सर इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ाया करें, तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। उससे मतलब क्योंकि मैं क्लास में होता हूँ ना, तो मैं एक-एक बच्चे को देख रहा होता हूँ कि कौन बच्चा सुन रहा है, किसको समझ आ रही है, किसको नहीं आ रही, तो उसी वक़्त मैं उसको की करेक्शन करवाता हूँ। लेकिन अब आप मेरे सामने नहीं है, तो कमेंट्स के ज़रिए ही पता चलेगा। अगर समझ आ रही है तो बेटा ज़रूर कमेंट में बताएँ कि जी सर ओके है, सब फ़ाइन है, समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही, फिर भी बताएँ कि सर इस चीज़ को इस तरह तब्दील कर लें, ठीक है? इसके बाद बेटा नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। मैंने बताया था पॉलीमर है, इसमें मार्किंग क्या है? 2 क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, मैंने इसमें ना मार्क नहीं किया, वो दूसरा क्वेश्चन है। एक 2 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में। एक क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ पॉलीमर केमिस्ट्री, और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा व्हाट इज़ पॉलीमर, ठीक है? पॉलीमर क्या होते हैं? व्हाट इज़ पॉलीमर? ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा आपके ज़रूर। पॉलीमर क्या होता है, और फिर पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है? 2 क्वेश्चन है इसमें। अच्छा अब देखें पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे जिस्म के अंदर ना बड़े-बड़े छोटे मॉलिक्यूल नहीं होते, बड़े-बड़े मॉलिक्यूल। अब देखिए छोटे-छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े-बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, पूरी चेन बना देते हैं। ये देख रहे हैं, ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल थे और इन्होंने मिलके बड़े-बड़े मॉलिक्यूल बना दिए हैं। देख रहे हैं, एक चेन बनी हुई है मॉलिक्यूल की। यही तो पॉलीमर होते हैं, नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ? छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल के लफ्ज़ से अगर आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप यूँ समझें जैसे पानी है ना, H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो इसी तरह जैसे अब ये एक मॉलिक्यूल है, और मिल के जब ये, या आप ये ग्रीन वाली एक चीज़ नज़र आ रही है, एक मॉलिक्यूल है, और ये सारे मिल के बना रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये पॉलीमर है। तो पॉलीमर की समझ आ गई कि छोटे मॉलिक्यूल कतार अंदर कतार जोड़कर बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं?
पॉलीमर, ठीक है बेटा। लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल या बिल्डिंग ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके जो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अच्छा, अब पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, जब हम इन पॉलीमर्स की, बड़े मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे है, इनकी खासियतें, प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन बने कैसे हैं, इनका मुताला करते हैं, तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री होती है। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम इन बड़े मॉलिक्यूल के खास प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनकी साख्त पढ़ते हैं और उनको बनाने का तरीका पढ़ते हैं। तो ये क्या है, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो दो क्वेश्चन थे इस टॉपिक में। पॉलीमर क्या है, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है कि हम इसमें पॉलीमर को पढ़ते हैं कि पॉलीमर जो होते हैं, यानी ये बड़े मॉलिक्यूल, इनकी खासियतें क्या होती हैं, ये बनते कैसे हैं, इनकी स्ट्रक्चर साख्त कैसी होती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक या हेडिंग है वो है जियो केमिस्ट्री, ठीक है, जियो केमिस्ट्री। अच्छा बेटा, आपने कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा, मतलब समझ आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ बच्चे, मतलब असल में हर बच्चे की अपनी एक नेचर होती है। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, सर आप बहुत बोर करते हैं, आराम आराम से पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर बड़ा मज़ा आता है, आप पढ़ाते हैं तो सुनते हुए याद हो जाता है। हर बच्चे की अपनी नेचर होती है। तो बेटा आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरे पास, मेरे बच्चे जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे साथ यूट्यूब पे मेरे लास्ट ऑफ स्टडी पे पढ़ रहे हैं, वो किस नेचर के हैं। जल्दी पढ़ाया करूं या आपको इसी तरह मज़ा आता है, ठीक है, ज़रूर बताना है आपने। अच्छा जी, जियो केमिस्ट्री वाला टॉपिक है नेक्स्ट, इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जी, इसमें भी हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। अब दो क्वेश्चन है, एक है व्हाट इज जियो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री की तारीफ करें, और दूसरा है जियो केमिकल मैपिंग क्या होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियो केमिकल मैपिंग क्या है। अच्छा, अब जियो केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन है जियो केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ डी केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्स एंड मिनरल इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। अब देखिए, मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम ज़मीन के अज्जाए तरकीबी, माखज़ और मादनियात का मुताला करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब देख रहे हैं, अब ये ज़मीन है। अब हमारी ज़मीन जो है उसके कितने पार्ट हैं, आपने 8th में तो नहीं था ये, मेरे ख्याल में टॉपिक ये था, मुझे भूल गया। अब ये ज़मीन है, इसके अंदर पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, फिर उस पहली लेयर में क्या है, दूसरी में क्या है, और फिर नीचे जाके मादनियात कहाँ पे मौजूद होती हैं, कैसे होती हैं, कहाँ से निकलेंगी, कैसे बनी है मादनियात, इनका मुताला जो है ये हम पढ़ते हैं जियो केमिस्ट्री में, ठीक है। कि हमारी ज़मीन जो है उसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, उनकी कंपोजिशन क्या-क्या चीज़ों से मिल के बनी है हमारी ज़मीन, ठीक है? उसमें मिनरल्स, यानी जैसे कोयला, तेल कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, इनकी जो स्टडी है ये जियोकेमिस्ट्री कहलाती है। अच्छा, जियोकेमिकल मैपिंग क्या होता है, इसमें ना हम नक्शे बनाते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जियोकेमिकल मैपिंग है। एक नक्शा बनाएंगे, ये एक नक्शा बना हुआ है कि इतनी लेयर पे जाके ये चीज़ है, इतनी पे लेयर पे ये चीज़ है। इस नक्शे का फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी मादनियात, लोहा, सोना या कोयला या तेल कहाँ पे मौजूद होता है, और फिर कोई माहौल में खराबी पैदा हो रही होती है तो वो भी हम इस जियोकेमिकल मैपिंग के ज़रिए समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये जियोकेमिकल मैपिंग है। ये 2 क्वेश्चन थे इसके। इसके बाद बेटा हमारा जो 10th वाला क्वेश्चन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, में नज़र आ रहा है छोटा-सा ही, ये मेरे ख़्याल में एक ही उसका होगा। मेडिसिनल, हाँ, नहीं, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, छोटे-छोटे हैं लेकिन 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री, और फिर व्हाट इज़ द स्कोप एप्लीकेशन ऑफ मे मेडिसिनल केमिस्ट्री। अच्छा, मेडिसिनल केमिस्ट्री मेडिसन से है, ठीक है, मेडिसिनल, मेडिसन से नाम से ही पता चल रहा है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में असल में हम क्या करते हैं कि केमिस्ट जो है रिएक्शन पढ़ते हैं, जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ दवाइयाँ बना सकते हैं, कि कौन से रिएक्शन, कौन कौन सी चीज़ें मिला के हम एक नई दवाई बनाते हैं जिससे बीमारियों के इलाज हो सके। केमिस्ट क्या करते हैं, यानी ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे हम, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, एक मेडिसिन बनाने वाले बनना चाहते हैं, तो आपको किस ब्रांच में जाना पड़ेगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राई टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन। इस ब्रांच में जो केमियादान है, फार्मासिस्ट है, केमिस्ट है, वो दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। तो ताकि वो दवाई तैयार हो। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इसका स्कोप क्या है, इसका फायदा क्यों पढ़ते हैं। इस इल्म में दवाइयाँ की दरियाफ्त,
इनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है और फिर वो हमारे बदन में जाके किस तरह उसका असर हो सकता है, ये चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? समझ मतलब आसान सी चीज़ है। अगेन कह रहा हूँ बेटा, लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है इस पे थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मेडिसिन केमिस्ट्री भई जिसमें हम मेडिसिन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि हम भई नई दवाइयाँ ढूँढ सकें, उनके इलाज ढूँढ सकें। ठीक है? इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा, इससे पहले बेटा मैं बता दूँ, ये जो दिलचस्प मालूमात है इस पे एमसीक्यूज़ लिख लें। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है आपके बोर्ड के पेपर में, इसको एमसीक्यूज़ लिखें, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ आ सकता है बोर्ड में, ये लिख लें। एमसीक्यूज़ कैसे आएगा? मैं बताता हूँ, पहले आप इसको ना एमसीक्यूज़ लिखें इस तरह। एमसीक्यूज़ आएगा कि डैश की मदद से हम ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को ऊपर लाकर इमारत को सर्दियों में, गर्मियों और गर्मियों में ठंडा करते हैं। तो किसकी मदद से? जियोथर्मल हीट पंप के ज़रिए। तो इस डिवाइस के ज़रिए हम, तो ये डैश होगा, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे, मैंने बताया ना कि मैं आपको साथ-साथ मार्क करवाऊँगा। जो शॉर्ट जो एमसीक्यूज़ में मार्क करवाऊँ वो करते जाएँ, इंशाल्लाह बोर्ड में आपके पूरे नंबर आएँगे, इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में फल्की केमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं जी, नेक्स्ट एक ही सवाल है हमारे पास। एस्ट्रोकेमिस्ट्री छोटा सा है तो ये पूरा ही मार्क कर लें। अच्छा, बाल बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो स्कूल में छोटा छोटा मार्क करवाया गया है। अब देखें, एस्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, अगर आप इसको यहाँ तक पहली लाइन तक मार्क कर लेंगे ना, तो ये ठीक है, इनफ है। शायद मार्क्स ना कटे, शायद बोर्ड में मार्क्स ना कटें। लेकिन अगर आप 100% तैयारी करना चाहते हैं ना, आप कहते हैं भई मेरा बिल्कुल ही 1 नंबर ना कटे, तो फिर जो मैं मार्किंग करवाऊँ वो ही करें, ठीक है? तो मैं बताया कि अब्बास टीचर ये चेकर पे है, वो यहाँ तक ठीक कर दे, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर है होगा वो मैं मार्क करवाऊँगा, बाकी आपकी अपनी है। अगर किसी स्कूल टीचर ने कम मार्क करवाया है, अगर वहाँ से कोई करना चाहता है तो भई अपनी ज़िम्मेदारी पे कर ले, लेकिन जो मैं मार्किंग करवा रहा हूँ ना, वो बोर्ड में 100% वाले मार्क्स हैं, ठीक है? क्वेश्चन है जी हमारे पास, आस्ट्रो केमिस्ट्री क्या होती है? आस्ट्रो, आस्ट्रो पता है ना, आस्ट्रो ऊपर फल्की, स्पेस, खला, इसमें केमिस्ट्री पढ़ना। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बेटा, जैसे मैंने बताया ना, हमारे जैसे पानी एक, ये भी एटम है, हमारे जिस्म में चर्बी है, ये भी एटम है। इसके अलावा जो हमारी स्पेस है, हमारा जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है ना, ये पूरी खला और फिजा, इनके दरमियान में भी एटम और मॉलिक्यूल मौजूद हैं। पूरी ये जो कहकशाएँ नज़र आ रही हैं, इनके अंदर भी एटम और मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो इस स्पेस में जब हम एटम और मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, यानी हम ऐसी केमिस्ट्री पढ़ें जो स्पेस में हमारी खला में मौजूद एटम और मॉलिक्यूल का मुताला करती है, ये क्या कहलाती है? एस्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है? नाम सिंपल, क्योंकि फल्की केमिस्ट्री है भई, जो फल्कियात, खला और सितारों के दरमियान पाए जाने वाले जो भी मॉलिक्यूल और आयन्स। अच्छा, ये मॉलिक्यूल, आयन, एटम आप यूँ समझ लें कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मिलके बड़ी चीज़ें बनाते हैं हमारे अंदर, ठीक है? तो ये केमिस्ट्री है, ठीक है? फल्की केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम खला और सितारों के दरमियान मौजूद एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड का मुताला करते हैं। आगे वाली लाइन, मज़ीद इन अशिया की रेडिएशन, मैंने बताया था कि जो इनमें से एनर्जी निकलती है, जब ये टूटते हैं ना तो इनमें से एनर्जी निकलती है। देखिए नज़र आ रही है एनर्जी निकलती हुई, ये वाली। तो इनमें से एनर्जी निकलती है, फिर वो हमारी फ़िज़ा में आती है। तो इनका मुताला जो है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? हमारी खला में मौजूद एटम और मॉलिक्यूल का मुताला जो है, ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो ये बेटा हमारा पूरा चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।